तो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। आज की इस क्लास में हम जीएसटीआर 9 पर टेबल नंबर 8 पर बातें करेंगे। तो अब तक हमने पिछली कुछ क्लासेस में रेस्ट ऑफ द टेबल, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6 एंड 7 को डिस्कस किया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल होती है टेबल नंबर 8। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जो एनुअल रिटर्न जा रहे हैं, राइट, अभी मैं आज दिसंबर 2024 में ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर जो क्वेरी आ रही है, या मेरे भी कई सारे वीडियोस पर लोग मुझे टेबल नंबर 8C से रिलेटेड काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स पूछ रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर एक टेक्निकल फॉल्ट है जिस पे भी हम बात करेंगे, और उसकी सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे कि कैसे उससे आपको निकलना है। तो टेबल जो नंबर 8 है, याद रखिएगा, इसमें आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। याद रखिएगा, जो जैसे देखिए टेबल नंबर 4 आपकी टैक्स लाइबिलिटी, जो आपकी टैक्स पेएबल बन रहा है, आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी, आपकी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर कोई रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी बन रही है, एडवांसेस पे बन रही है। तो टेबल नंबर 4 तो चलिए जीएसटीआर 1 और 3B का डेटा उठकर आ गया। टेबल नंबर 5 में भी आपका जो डेटा है वो बेसिकली जीएसटीआर 1 से उठकर आने वाला है, क्योंकि जो ऐसी सप्लाई जिस पर आपका कोई टैक्स ही नहीं बना वो टेबल नंबर 5 पर आ जाएगा। टेबल नंबर 6 में आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने पूरे साल भर में ली है ना, तो वो डेटा आपका जीएसटीआर, ये भी 3B से ही उठकर आता है। और टेबल नंबर 7 जो है वो आपका बेसिकली जो आईटीसी रिवर्स्ड इनएलिजिबल आईटीसी, जो आईटीसी या तो आपको रिवर्स करनी पड़ी, या जो आईटीसी आपकी इनएलिजिबल है, वो आपका टेबल नंबर 7 में आप दिखाते हो। टेबल नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेबल नंबर 8 में डेटा कहां से आएगा? टेबल नंबर 8 में ज्यादातर जैसे टेबल नंबर 8 में आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट नजर आएगी। चलिए चलते हैं टेबल नंबर 8 के ऊपर। तो टेबल नंबर 8 के अंदर ए से लगाकर के तक के पॉइंट्स हैं। हम एक एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं, और क्या प्रॉब्लम है उस पर भी आज हम बात करेंगे, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हमें निकालना है उस पर भी आज की हमारी ये बात होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल नंबर 8A के ऊपर। किस पे? टेबल 8A के ऊपर। देखिए टेबल 8A में क्या लिखा हुआ है? आईटीसी एज पर द जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी होगी वो आपकी यहां पर दिख रही है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं कि ये जीएसटीआर 2B एग्जैक्टली है क्या। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन हुआ करते थे। सरकार ने, जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपको साफ तौर पे बोला कि आपको जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी उसी को जाकर क्लेम करना किधर? जीएसटीआर 3B में। यानी लोगों ने 2B में जो फिगर दिखा होगा उसी को जाके क्लेम किया होगा किसमें? 3B में। यानी जो आईटीसी आपको उस फाइनेंशियल ईयर में 23-24 की बात कर रहे हैं हम, कौन सा फाइनेंशियल ईयर की? 23-24 की बात करें, 23-24 जो कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच में आपकी जो भी आईटीसी अवेलेबल होगी आपके लिए, अवेलेबल, वो आपको कहां दिखेगी? 2B में। और आपने उस आईटीसी को क्लेम किया होगा किधर? जीएसटीआर 3B में। तो 2B एक ऑटोमेटिक ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट था, और ये 2B से ही डेटा यहां पर आपका, अभी जो हम 23-24 का जीएसटीआर 9 भरेंगे, जो टेबल नंबर 8 है, ए है, याद रखिएगा। अब तक क्या होता था वो भी मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। देखिए पहली 4 टेबल पर हम लोग डिस्कस करते हैं 8A, 8B, 8C और 8D। अगर मैं टेबल नंबर 8 के इन चारों पॉइंट को डिस्कस करूं, 8A, 8B, 8C और 8D, तो 8A के अंदर याद रखिएगा आपका जो आईटीसी है वो ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा, आपको नजर आएगा, और वो आपका उठकर आएगा जीएसटीआर 2B से। और जीएसटीआर 2B कौन से ईयर का? 23-24 का। तो जीएसटीआर 2B मतलब जो आईटीसी अवेलेबल, जो जीएसटीआर 2B में आपको, आपने आईटीसी अवेलेबल होगी, जिन सप्लायर ने टाइमली अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए होंगे, जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, आपको उसकी इनपुट जीएसटीआर 2B में नजर आई होगी। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में
फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपके जो GSTR 2B बना होगा उसका पूरा एक्यूमुलेटेड फिगर आपको यहां पर निकल कर आएगा, जो कि ऑटोमेटिक 8A में आपको नजर आएगा, जो नजर आ भी रहा है। देखिए आप 9,784 रुपीज का IGST, यानी पूरे साल भर में मेरे जो इंटर स्टेट परचेज के जो या जो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर जो मेरी इनपुट बनी होगी वो इतनी बनी होगी एज पर द 2B। CGST HGST कितना बना होगा मेरा, इनपुट टैक्स कितना बना होगा, एज पर द 2B इतना बना होगा। और याद रखिएगा टेबल नंबर 8B, टेबल नंबर 8B जो आपका आने वाला है, टेबल नंबर 8B, उसमें आपका ITC वो नजर आएगा। ये दोनों टेबल में डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको हाथ से नहीं डालना है इसमें, इन दोनों टेबल में आपको डेटा पहले से मौजूद मिलेगा। तो टेबल नंबर 8B के अंदर आपको ITC एज पर द सम टोटल ऑफ टेबल नंबर 6B की टोटल एंड टेबल नंबर 6B और 6H से ये डेटा उठकर आने वाला है। मोटे मोटे तौर पर ये मानिए आप कि 6B और 6H में क्या डेटा अपन ने डिक्लेयर किया। चलिए मैं पीछे चलता हूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और टेबल नंबर 6B और H के ऊपर बातें करते हैं, जो हमने पिछली एक क्लास में डिस्कस भी किया। 6B में हमने क्या डिक्लेरेशन दिया, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 6A के अंदर आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का डेटा 3B से उठकर आया। 3B में जो आपने 23-24 में क्लेम किया होगा, और 3B का ही वाइफ्रिकेशन आपने किस में किया है, 6B में किया है, और 6H में आपका रिक्लेम्ड ITC है। तो 6H को एक बार हम थोड़ा साइड में रखते हैं, हम बस इस पे बात करते हैं कि 6A के अंदर 3B से डेटा ऑटो पॉपुलेट हुआ है, और 6B के अंदर हमने उसकी बाइफरकेशन दिखाई है कि कितना हमारा इनपुट जो है वो इनपुट से रिलेटेड था, कितना कैपिटल गुड से रिलेटेड है, या कितना इनपुट सर्विसेज से रिलेटेड। यानी अगर हम यहां समझें कि ये जो टेबल नंबर 8B वाला पॉइंट है, इसमें आपका जो डेटा है मोटे मोटे तौर पर आपको यह समझना है कि कहां से उठकर आएगा। यहां पर जो आपका डेटा है वो, अब सर यहां पर तो 0-0 आ रहा है, इसलिए 0-0 आ रहा है कि मैंने अभी 6B में जाके एडिट किया नहीं है, उस ITC का क्लैरिफिकेशन नहीं डाला है। जब मैं वो क्लैरिफिकेशन डालूंगा, स्पेसिफिकेशन डालूंगा, तो वो डेटा मेरा यहां आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये डेटा आपका मोटे मोटे तौर पर कहां से उठकर आ रहा है, GSTR 3B से आ रहा है, क्योंकि 6A में डेटा GSTR 3B से आया, और उस 6A का ही बाइफरकेशन है 6B में, समझ रहे हैं। तो वो 6B में जो आपने बाइफरकेशन करोगे वही यहां पर आएगा आपका 8B के अंदर डेटा। और नियम क्या कहता है, जो 2B में डेटा हमें अवेलेबल होगा वही तो हम जाके आगे किसमें क्लेम करने वाले, 3B में। तो इस हिसाब से तो ये 8A और 8B आपस में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इस हिसाब से तो 2B और 3B का डेटा मिलना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये डेटा आपका मैच करे, क्योंकि GSTR 2B में सिर्फ वही डेटा आएगा जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जिन सप्लायर ने अपने GSTR 1 भरे होंगे टाइमली। अगर उन्होंने टाइमली अपने GSTR 1 भरे होंगे तो ही आपको वो इनपुट GSTR 2B में टाइमली रिफ्लेक्ट हुई होगी। अब आप सोचिए ऐसे सप्लायर जिन्होंने अपने रिटर्न समय पे नहीं भरे, स्पेशली मार्च का रिटर्न समय पे नहीं भरा, मार्च 2024 का रिटर्न अगर उसने समय पे नहीं भरा और वो उसने आगे जाके अगले फाइनेंशियल ईयर्स में भरे, मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर जो अभी 24-25 रनिंग है, तो वो तो GSTR 2B में नजर ही नहीं आ रहा होगा। और अगर वो नजर नहीं आ रहा हुआ नहीं आया होगा तो मैंने मार्च में उसकी क्रेडिट भी नहीं ली होगी, समझ रहे? तो ये आपको सरकार ने 8C में डालने के लिए बोला, याद रखिएगा। 8C में क्या डालना है आपको, ACITC जो आपने अपनी इनवर्ट सप्लाई पर लेनी है, जो आपने समय पे नहीं ली बल्कि कब ली, ऑन ITC ऑन इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपने परचेज तो 2023-24 में किया और आपको ITC तो उस पर आपको मिलनी थी,
23-24 में, लेकिन आपने उसको अवेलेबल कब किया? इन द वेरी नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब आप देखिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर के नीचे लिख रहा हूं 2023-24, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूं 24-25। 23-24 की आईटीसी आपने कब अवेल की? 24-25 में अवेल की, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, अप टू स्पेसिफाइड पीरियड यानी अक्टूबर तक, नवंबर तक, 30 नवंबर तक, ठीक है। तो अप टू स्पेसिफाइड पीरियड यानी आप किसी भी ईयर की इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में 30 नवंबर तक क्लेम कर सकते हैं। तो आपने उस साल नहीं करके अगले साल क्लेम किया, इसलिए नहीं क्लेम किया, या तो हो सकता है आप लेना ही नहीं चाहते थे उस साल, हो सकता है आपके सप्लायर ने टाइमली इनपुट सप्लायर ने टाइमली जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किए, इनवॉइसेस अपलोड नहीं किए, ठीक है। तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से 2023-24 में जो इनपुट मुझे 23-24 में लेनी थी, मैंने 23-24 में नहीं ली बल्कि 24-25 में क्लेम की। तो वो डेटा आपका न तो आपके जीएसटीआर 2B में नजर आने वाला है, न वो डेटा आपका जीएसटीआर 3B में नजर आने वाला, याद रखिएगा। वो डेटा आपको 8C में रिपोर्ट करना है, याद रखिएगा। अब बहुत लोगों का ये सवाल है कि सर मेरा 2B और 3B में अगर मैंने एक जैसा डेटा बताया और जब मैं यहां 8C में वो डेटा डालूंगा, कौन सा वाला जो मैंने उस 23-24 में नहीं डाला, वो आईटीसी का डेटा यहां पर डालूंगा, तो मेरा तो 8D में डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि 8D क्या है साहब? 8D जो है, 8D एक डिफरेंस है। किसके किसके बीच में डिफरेंस है? ए में से आप B प्लस C को माइनस करिए तो 8D आएगा। ए का मतलब जीएसटीआर 2B में आपने कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल थी, 3B में कितनी क्लेम की, और अब 2B में जितनी अवेलेबल थी और 3B में उतनी की उतनी क्लेम की, तो ए और बी तो मेरा मैच होने वाला है। तो अगर मैं C में डालूंगा तो यहां पर तो फिगर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे समझ सकते हैं। जस्ट लाइक आपका जीएसटीआर 2B में मान लो 2 लाख रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट बना था उस साल, आपने 3B में भी 2 लाख रुपए क्लेम कर दिए। तो जब 2 से 2 हो गया, समझना यहां पर भी 2 हो गया, 2 क्लेम कर 2 बना आईटीसी मेरा, जो कि 2B के अकॉर्डिंग मैंने 3B में क्लेम कर दिया। और 8C में जाके मैंने ये बोला कि मैं 40,000 रुपए की आईटीसी 2023-24 से बिलोंग करती थी, जो मैं अब क्लेम किया मैंने 24-25 में, वो मैंने 8C में जैसे ही डाला, 8D में आपका 40,000 नेगेटिव में आ जाएगा, डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। याद रखिएगा, यहां पर डिफरेंस खड़ा हो जाएगा। एक पॉइंट और है यहां पर, इस डिफरेंस को ये जो हम यहां पर बातें कर रहे हैं 8C की, कि ऐसी आईटीसी जो आपकी इनवर्ट सप्लाई पर फाइनेंशियल ईयर की बनी थी लेकिन आपने उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं ली, उसका अवेलेबल, उसका बेनिफिट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उठाया, वो आपको 8C में बताना। वो एक जगह और रिपोर्ट करना होता है, आपको ये भी बता दूं, वो करना होता है आपको टेबल नंबर 13 में। कहां पर? टेबल नंबर 13 में। जब मैं टेबल नंबर 13 पे आऊंगा तो ये देख सकते हैं आईटीसी अवेलेबल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यहां पर भी डालना होगा उसको मुझे, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की आईटीसी यहां दिखानी होगी, समझ रहे हैं? तो ये हालांकि ऑप्शनल है, आपको यहां पर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, लेकिन जो 8C है वो मैंडेटरी है, याद रखिएगा। यानी टेबल नंबर 8 में आपको C नंबर का पॉइंट क्या है? मैंडेटरी है। यहां पर वो आईटीसी डालनी है जो 23-24 से बिलोंग करती थी, 23-24 में आपने उसको क्लेम नहीं किया, और 24-25 के अर्लियर मंथ्स में जाके आपने उसको क्लेम किया है, यहां डालना है। लेकिन ये डालते ही यहां डिफरेंस आ जाएगा, जैसे अभी दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है क्योंकि मैंने यहां डाला नहीं बी पॉइंट, बाकी ये ए और बी मैच करेगा तो यहां डालते ही आपका डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अभी मेरे कुछ वीडियो पे किसी ने यह भी कमेंट किया था कि सर जीएसटीआर 2B और जो 8A है उनके अंदर भी मेरा डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, 8A में कहां से आता है फिगर? 2B से आता है, और 2B में भी मेरा पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो 23-24 के 2B की टोटल है वो अलग है, और 8A का अंदर जो फिगर आ रहा है वो अलग है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है, याद रखिएगा, इसका कारण है सप्लायर द्वारा जीएसटीआर 1 भरने की टाइमिंग्स। क्योंकि जीएसटीआर 2B के अंदर आपका जो डेटा है वो सप्लायर के द्वारा
GSTR 1 भरते ही आ जाएगा, ठीक है। जबकि यहां पर जो 8A के अंदर डेटा है वो आपका 23-24 यानी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है, याद रखिएगा। तो टाइमिंग्स ऑफ फाइलिंग GSTR 1 बाय द सप्लायर, ये वो रीजन खड़ा कर देगा यहां पर। GSTR 2B के अंदर जो डेटा दिख रहा है और आपको 8A में जो डेटा निकल कर आया, वो इसका कारण साफ तौर पर यह है कि सप्लायर ने अपने 1 समय पे नहीं भरे होंगे, इस वजह से वो डिफरेंस नजर आ रहा है। ऑलराइट, सो आप यहां पर अभी हम बात करने वाले हैं कि सर अगर ये 8C में मैं कुछ डालूंगा तो मेरा डिफरेंस यहां पर आ जाएगा, अब मुझे इसका क्या करना। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा टेक्निकली इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो 8C है उसके इश्यू एग्जैक्टली है क्या, और उस इश्यू को रिजॉल्व कैसे करना, सुधारना कैसे। ऑलराइट, क्या उसकी रेमेडीज हैं, क्या रिपोर्टिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, उस पर हम लोग यहां पर थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो अभी आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि 8C में आपको रिपोर्ट क्या करना होता है। 8C में हमें जो रिपोर्ट करना होता है, अगर हम बात करें व्हाट या विच ITC, व्हाट अमाउंट टू बी रिपोर्टेड इन टेबल नंबर 8C। तो इसमें आप साफ तौर पे ध्यान दीजिएगा, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का आप अभी एनुअल रिटर्न भरेंगे। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जिसका आप जिसका आप एनुअल रिटर्न भरने वाले हैं वो कौन सा है, 23-24। लेकिन भरेंगे कब, 24-25 में। अभी रनिंग में 24-25 जरूर है, लेकिन अपने लिए अभी जो एनुअल रिटर्न भरा जा रहा है GSTR 9, उसके लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। 24-25 में आपको कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट रिसीव होनी थी और वही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करनी थी, ठीक है। वो क्लेम आपने 24-25 में नहीं किया, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने आगे जाके क्लेम किया, यानी आगे जाके उसको अवेल किया। क्लेम या अवेल किया कब, 24-25 में। और ये डेटा आपको रिपोर्ट करना होगा, यानी 23-24 का कोई फिगर है, जैसे अभी ये 40,000 की बात कर रहा था, इसको मैंने कहां जाके क्लेम किया, 24-25 में जाके क्लेम किया। ये मुझे रिपोर्ट करना होगा किसमें, 8C में। लेकिन 8C में रिपोर्ट करते ही 8D में डिफरेंस आ जाएगा, और ये इसी साल होगा, ध्यान देना, इसी साल से। इस साल, पिछले साल तक ये नहीं था। अब आप बोलोगे सर पिछले साल तक क्या था फिर, और ये क्यों नहीं था। चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। जैसे मैं आपको पहले फाइनेंशियल ईयर 22-23 की पिक्चर बताता हूं। 22-23 जिसकी बात हम अभी क्यों कर रहे हैं, अभी आपको 23-24 की बात करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 की पिक्चर देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर याद रखिएगा टेबल नंबर 8A, टेबल 8A GSTR 9 की कौन सी टेबल, 8A में जो डेटा आता था वो आता था आपका GSTR 2A से। कहां से, GSTR 2A से। याद रखिएगा ये जो टेबल 8A है ना, अभी आपको क्या लिखा हुआ है, इस साल के कहां से आ रहा है डेटा, 2B से। पिछले साल ये कहां से आता था, हम दोनों को सेपरेट करके चलते हैं, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर 23-24 जिसका अभी आपको एनुअल रिटर्न भरना है, ठीक है। अब आप ये बताइए इसकी टेबल नंबर 8A में डेटा कहां से आ रहा है, 2B से आ रहा है। अब सवाल ये भी आता है कि यार सर ये 2A एंड 2B, देखिए दोनों में आपको इनपुट नजर आती, लेकिन 2A ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता था, इसीलिए 2A की जगह पर 2B को प्रेफरेंस दी GST डिपार्टमेंट ने इस साल से। 2A क्या था, डायनेमिक था। क्या था, डायनेमिक स्टेटमेंट था। अब आप बोलोगे सर डायनेमिक क्या होता है, मैं बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आपको, मार्च 2024 यानी 23-24 का ही लास्ट महीना, मार्च 2024 का कोई परचेज का बिल है जो मेरे पास, वो बिल तो है लेकिन वो इनपुट मुझे GSTR 2A और 2B दोनों में नहीं नजर आ रही, यानी सामने वाले सप्लायर ने अपना GSTR 1 नहीं भरा है इसलिए नहीं नजर आ रही, या फिर आपका बिल नहीं चढ़ाया इसलिए नहीं नजर आ रही। वो आगे जाके उस सप्लायर ने मई में अपलोड किया होगा वो बिल, या मई में डाला होगा, तो आपको वो अब नजर आने लग गई मई के GSTR 2B में। जिस महीने वो सप्लायर क्या करेगा,
अपलोड करेगा उस महीने आपके जीएसटीआर 2B में वो नजर आएगी आज की तारीख में। लेकिन पहले क्या होता था, बिल तो मार्च का है ना, अपलोड 2 महीने बाद किया, तो जैसे ही वो अपलोड करेगा और वो मार्च की डेट में उस बिल को अपलोड करेगा B2B इनवॉइस में, सामने वाला आपके जीएसटीआर 2A में वो मार्च में आके ऐड हो जाएगा, जबकि आप 2 महीने आगे चले गए। तो डायनेमिक का मतलब यह हुआ कि अगर वर्ष 2022-23 का कोई भी बिल 22-23 में नहीं भी चढ़ाया गया है और वो आगे जाके 24-25 में चढ़ाया गया, तब भी वो 22-23 के उस महीने में जीएसटीआर 2A में जाके ऐड हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा, क्योंकि वो उस महीने का था। तो ये डायनेमिक रिटर्न है, और ये डायनेमिक रिटर्न में यूं होगा कि आदमी लेट भी भर रहा है सामने वाला सप्लायर, तब भी आपके जीएसटीआर 2A में वो एंट्री वहां जाके नजर आ जाएगी। जबकि 2B ऐसा नहीं होता है, 2B एक स्टैटिक रिटर्न है। हालांकि अभी देखिए ये 23-24 तक ही हम इसे स्टैटिक कह सकते हैं, इस साल तो और लफड़े कर दिए इन्होंने। इस साल तो 2B भी आईएमएस में जो इनवॉइसेस आप अभी रिसेंटली आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसमें जो आप एक्सेप्ट करोगे तब जाके आपका 2B में वो एंट्री चली जाएगी। और आईएमएस में किसी एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद आप अपने 2B को रिकम्प्यूट कर सकते हो। तो 2B भी अब हम ये नहीं कह सकते हैं इस साल से, जब मैं अगले साल रिटर्न बनने जाऊंगा 24-25 में, तो आप 2B को भी स्टैटिक रिटर्न नहीं मान सकते, वो भी एक तरह से डायनेमिक हो गया है, ध्यान देना, क्योंकि वो कभी भी रिकम्प्यूट कर सकते हो आप। तो ऐसे केस में अभी फिलहाल में हम 23-24 की बातें करते हैं, आगे के साल की बातें आगे करेंगे, राइट। तो 23-24 में हमें जीएसटीआर 2B देखना है। वो 8A में डेटा कहां से निकल कर आने वाला है, 2B से, और 2B कभी बदलता नहीं है, आप ये मान के चलिए। 2A क्या होता रहता है, बदलता रहता है, तो 2A बदलता रहता है, राइट। तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि किसी बंदे ने जून 2024 में भी अगर 22 जून, मतलब अगर मैं एक तरह से 22-23 की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी व्यक्ति ने जून 2023 में भी अगर 22-23 का कोई बिल चढ़ाया होगा सप्लायर ने, तो वो तो रेसिपिएंट के 22-23 के ही 2A में वो एंट्री नजर आने लग गई होगी। तो अब ऐसा नहीं होता है, अब यूं होता है कि अगर आपने समय पे चढ़ा दिया तो 2B में नजर आएगी, उसी फाइनेंशियल ईयर में चढ़ा दिया तो 2B में नजर आएगी, उस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइसेस सामने वाले सप्लायर ने नहीं अपलोड किए, अपने जीएसटीआर 1 नहीं भरे, तो आपको वो आपके 2B में नजर नहीं आएंगे, अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नजर आएंगे। तो अब यहां पर क्या आप देखिए, टेबल नंबर 8A पहले बनती थी किससे, पिछले साल तक किससे बनती थी, 2A से बनती थी, अब किससे बनती है, 2B से बनती है। समझना आप, ये डायनेमिक रिटर्न है, ये स्टैटिक रिटर्न है। अब आप इसको समझिए कि इसको हम अब 2 पार्ट में बांटते हैं। सप्लायर ने अगर अपने इनवॉइसेस अप्रैल 2022 से लगाकर मार्च 2023 तक के, पिछले साल तक की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, चढ़ाए, तो वो आपकी एक तो टेबल नंबर 6B के अंदर जाएंगे, जो कि आपने 3B में क्लेम किए होंगे, और एक टेबल नंबर 8B में आपको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, टेबल 6B और 8B में। और अगर ये बिल तो आपके समय पे 2A में भी नजर आए होंगे, राइट, और 2A में नजर आए होंगे, तो आपने 3B में भी उसके अकॉर्डिंग ही क्या कर दिए होंगे, क्लेम कर दिए होंगे। तो 6B और 8B दोनों में ये बिल तो नजर आ रहे होंगे। तो इन बिलों का तो कोई लफड़ा नहीं है जो समय पे चढ़ाए गए हैं। बात आती है उन बिलों की जो सप्लायर ने रिपोर्ट कब किए होंगे, सप्लायर द्वारा रिपोर्टेड, यहां मैं एक वर्ड लिख देता हूं, रिपोर्टेड। सप्लायर ने रिपोर्ट किए होंगे कब, अप्रैल 23 से, यानी फाइनेंशियल ईयर बदला, देखिए आप यहां मार्च तक के बिल, यहां आपका फाइनेंशियल ईयर से लगाकर मान लो अपन बात करते हैं अक्टूबर 23 तक, यानी इस साल के अगले साल के पहले 6 महीने में। ये आपको बताने थे पिछले साल तक जब आप एनुअल रिटर्न बनने आ रहे थे, तो ये आपको टेबल नंबर 8C में बताने थे, बस। किसमें, 8C में। और ये टेबल नंबर 8C में बताने थे। तो सर अब आप मुझे बताओ कि पहले तो मिल जाता होगा, इसका मतलब कैसे मिल जाता होगा मैं बताता हूं। देखिए वापस अब आप इसको ध्यान से देखिए कैसे मिल जाता होगा। 8A में कौन सा फिगर आया होगा, कौन सा बताओ, जीएसटीआर 2A से। 8A कहां से बना होगा, जीएसटीआर 2A से बना होगा। जीएसटीआर 2A में ये बिल भी नजर आए होंगे और ये बिल भी नजर आए होंगे, क्योंकि ये भले ही लेट चढ़े होंगे लेकिन 2A में चला गया होगा, क्योंकि वो डायनामिक रिटर्न है। सपोज
आप मार्च का बिल भूल गए और आपने ये अप्रैल में 2023 में या मई 2023 में चढ़ाया होगा, तो ये मार्च में ही जाके ऐड हो गया होगा 2A में। तो 2A जो बना होगा उसमें ये सारे बिल वहां पर आए होंगे, तो आपका ये 8A में सारे बिल आ गए होंगे। आप यूं मान के चलिए ऑल इनवॉइसेस, ये दोनों, इसको मैं A नाम दे देता हूं, इसको मैं B नाम देता हूं। ऑल इनवॉइसेस मतलब A प्लस B। 8B में आपने जो GSTR 3B भरा होगा उस साल का, वो बिल नजर आए होंगे, राइट। 3B में ये चीज तो नहीं नजर आई होगी, समझना। 3B में ये बिल तो नजर नहीं आए होंगे, क्योंकि 3B तो आपने जो बिल नजर आए होंगे उसके हिसाब से क्लेम किया होगा, और उस वक्त जो नजर आए होंगे उस वक्त तक 2A में वो बिल नजर ही नहीं आ रहे होंगे, ये तो बाद में नजर आए 2A में, बाद में जाके ऐड हुए। तो उस वक्त 3B आपने उस वक्त के 2A को देखकर भरा होगा। तो उस केस में 3B में आपके, आप ऐसे समझिए इसको, मैं आंकड़े भी लिख रहा हूं। मान लो आपकी यहां पर टोटल इनपुट नजर आ रही है 4 लाख की, और उस वक्त तक 3B में सिर्फ 3,60,000 रुपए तक के फिगर आपने इनपुट के क्लेम किए थे। तो 3B में वो इनपुट जो आपने क्लेम की थी वो 8B में नजर आएगी। अब डिफरेंस कितना दिख रहा है? 40,000 का। 40,000 ये वो बिल के ऊपर इनपुट थी, ये बाद में 2A में शामिल हो गई, तो 2A इसीलिए 4 लाख से दिख रहा है। ये आपको कहां दिखाना है? 8C में दिखाना है ये डिफरेंस। जैसे आप यहां 8C में 40,000 डालते, ध्यान देना, जो कि आपके 2A में 4 लाख के, 3B में 3 लाख के, वो डिफरेंस का 40,000 जैसे ही डालते आप यहां पर, ये डिफरेंस, ये वो बिल जो आपने समय पे रिपोर्ट नहीं, आईटीसी नहीं ली, अगले फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी ली, 8D आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाता? 0 हो जाता, डिफरेंस ही नहीं आता। ये पिछले साल तक की स्टोरी थी, लेकिन इस साल स्टोरी आपकी क्या हो गई? बदल गई है, ठीक है, याद रखिएगा। इस साल इसलिए बदल गई है क्योंकि GSTR 2B बदलता नहीं है। GSTR 2B स्टैटिक रिटर्न है, तो वो बदलता नहीं है। तो ऐसे केस में अब आप इस साल की स्टोरी को समझिए। इस साल आप इसको हम वापस से 2 पार्ट में बांटते हैं। सप्लायर ने जो अपने इनपुट, जो अपने आउटपुट बताए होंगे अप्रैल 2023 से लगाकर मार्च 2024 तक, ये बिल समय पे जो अपलोड किए होंगे, इनको हम कह सकते हैं जो समय पे अपलोड किए होंगे, ठीक है, वो तो आपको आपकी टेबल 6B में और टेबल 8B में नजर आ रहे होंगे, राइट, जो समय पे किए वो। लेकिन जो समय पे नहीं किए, समय पे नहीं रिपोर्ट किए, याद रखिएगा, ठीक है। सप्लायर ने जो अब ये जो रिपोर्ट किए होंगे जो उस साल से संबंधित बिल, वो कब किए होंगे? मान लो अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक जो रिपोर्ट किए होंगे पिछले साल से संबंधित इनवॉइसेस, ये आपके न तो 6B में नजर आ रहे होंगे न 8B में नजर आ रहे होंगे, क्योंकि न तो ये GSTR 2B में शामिल हुए न ये GSTR 3B में शामिल हुए, याद रखिएगा। और एक और चीज समझिए आप, ठीक है, आप का 8A में क्या फिगर नजर आ रहा होगा? 8A आपका कैसे ड्राफ्ट हुआ इस साल? GSTR 2B से ड्राफ्ट हुआ। माना कि GSTR 2B में आपकी, GSTR 2B में यही बिल नजर आएंगे, ठीक है, ये वाले बिल अप्रैल 2023 से मार्च तक के। माना कि ये टोटल मिलाकर आपकी 4 लाख की इनपुट है। कितनी? 4 लाख की इनपुट, ठीक है। और जितनी इसमें दिख रही है उतनी आपने क्या की? 3B में क्लेम की होगी। तो आपने 4 लाख की 3B में क्लेम की होगी, तो 8B और 8A आपका क्या हो रहा होगा इस केस में? सेम हो रहा होगा। अब आप इसके ये इन बिलों पर मान लो आपकी 40,000 की और इनपुट है जो आप समय पे नहीं ली उस वक्त। अब आप इस 40,000 की इनपुट को 8C में क्लेम करोगे, तो डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा बताओ? 8D में आएगा, क्योंकि वो 4 से 4 आपस में मैच हो गए, लेकिन ये 40,000 डालते ही यहां पर क्या खड़ा हो जाएगा? डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, ये डिफरेंस। और 40,000 डालने जरूरी भी है, रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ये वो इनपुट जो आपने समय पे नहीं ली और अगले फाइनेंशियल ईयर में क्लेम की, तो उसको आपको 8C में दिखाना होगा। और 8C में दिखाते ही क्या खड़ा हो जाएगा?
डिफरेंस खड़ा हो जाएगा, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, आने दो ये डिफरेंस। इसी 40,000 को आप रिपोर्ट करें टेबल नंबर 13 में भी, याद रखिएगा। तो क्या रेमेडीज हो सकती है, ये आपकी हम इस पे बातें करते हैं इसके ऊपर कि अब इसका हम क्या करें। मतलब ये डिफरेंस आ रहा है तो अब बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर ये डिफरेंस कैसे हटाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा इश्यू क्या है। पहला इश्यू, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने आईटीसी क्लेम की है इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, 23-24 की आईटीसी 23-24 में क्या कर दी, क्लेम कर दी। अब इसमें तो कोई इश्यू ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सी थिंग हो गई कि 23-24 में जो जीएसटीआर 2B में नजर आ रहा था वो हमने 23-24 में ही क्लेम कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको इसको टेबल 6B में रिपोर्ट करना है और बाइफिकेशन करना है 6B में, और टेबल 8B में रिपोर्ट करना है, दैट्स इट। रिपोर्ट क्या करना, ऑटोमेटिक आएंगे फिगर, इसमें आपको रिपोर्ट करना ही ऑटोमेटिक आएगा 8B वाला। तो इसका तो कोई नो इश्यू, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये तो कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि ये तो समय पर लेनी थी और समय पे ले ली। अब दूसरा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की आईटीसी आपको रिफ्लेक्ट हो रही है इन जीएसटीआर 2B, किसमें, 23-24 की आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है। कौन से 2B में, 23-24 के 2B में, ठीक है। बट आपने उसको क्लेम इन जीएसटीआर 3B, आपने उसको समय पे क्लेम नहीं किया, और 3B में क्लेम किया आपने कब जाके, 24-25 में जाके क्लेम किया। अब ऐसा हो सकता है क्या कि 23-24 की आईटीसी आपने उस वक्त की 2B में नजर आ रही थी और आपने क्लेम कब किया, 24-25 में क्लेम किया, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दिख रही थी, मैंने नहीं ली, आगे जाके ली, है ना। तो ऐसे केस में क्या पिक्चर बनेगी, ऐसे केस में आप ध्यान देना, ये दूसरा इश्यू है। ऐसे केस में याद रखिएगा, ऐसी आईटीसी को आपको टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट करना है। कहां पर, टेबल नंबर 8C में रिपोर्ट करना है। और ये एक और बात बताता हूं, ये जब आप रिपोर्ट करोगे आपका कोई डिफरेंस ही नहीं आने वाला है। सर कैसे बताओ, मैं बताता हूं, देखिए ध्यान से देखना। जैसे वर्ष 2023-24 का 2B का आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं, मान लो 10 लाख का, कितना, 10 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट मुझे रिफ्लेक्ट कर रही थी, कहां पर, 2B में, कब, 23-24 में। लेकिन मैंने जब 3B भरे हैं 23-24 में, मैंने 23-24 के 3B में सिर्फ 9 लाख रुपए की इनपुट ही क्लेम की, और वो ये 23-24 में क्लेम की, याद रखिएगा कब, और आगे जाके 24-25 में वो रेस्ट ऑफ द 1 लाख रुपए की इनपुट मैंने 3B में जाके क्लेम की, 24-25 में 1 लाख की। अब आपको इसको कैसे रिपोर्ट करना है, बहुत सिंपल है। कैसे रिपोर्ट करना है, देखिए इसका टेक्निकल सॉल्यूशन। टेबल नंबर 8A में आपको रिफ्लेक्ट कितना अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा, 2B से उठकर आएगा कितना अमाउंट, 10 लाख। टेबल नंबर 8B में आपका अमाउंट आएगा 6B से उठकर 9 लाख का, और 8C में आपको उस 1 लाख को डालना है। जैसे आपने 1 लाख डाला यहां पे, आपका 8D का डिफरेंस 0। तो सिंपल है कि नहीं, इसमें इसका मतलब इसमें भी नो इश्यू, हमें 8C में क्या डालना पता पड़ गया, है ना। 10 8A में, 9 8B में, और 8C में 1 लाख डालते ही आपका 8D क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8C में आपको क्या रिपोर्ट करना, वो आईटीसी रिपोर्ट करनी जो आपने 23-24 की थी, और क्लेम कब की, 24-25 में क्लेम की। अच्छा सर आप ये पिक्चर बता रहे हो, ये पहली पिक्चर, राइट। अब दूसरी पिक्चर एक और देता हूं आपको मैं, सर मैंने कहा दो। बोले सर अगर आपका जीएसटीआर 2B में 10 लाख है,
मैंने कहा ओके। GSTR 3B में भी 10 लाख है, आपने 10 ही क्लेम किया। मैंने कहा ओके। बोले इससे संबंधित कोई भी ITC आगे नहीं क्लेम की। मैंने कहा ओके। तो अब बताओ क्या पिक्चर बनेगी? अरे अब तो बहुत ही आसान पिक्चर बन जानी है। 8A में कितना आएगा? 10 लाख आएगा। 8B में कितना आएगा? 10 लाख आएगा। और 8C में कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। और 8D में कितना आएगा? 8D में भी 0 आएगा। वेरी सिंपल। अच्छा सर, सब सिंपल सिंपल बता रहे हो, अब थोड़ा और घुमाता हूं आपको मैं। मैंने कहा बोलो। बोले सर GSTR 2B में नजर आ रहा है 10 लाख, ठीक है। GSTR 3B में, ध्यान देना, GSTR 2B में नजर आ रहा है 10 लाख, 3B में भी 10 लाख ही नजर आ रहा है। लेकिन उस साल से संबंधित कोई 2 लाख रुपए की ITC हमने अब क्लेम की है। कब जाके? 24-25 में। सुनना, 3B में मतलब आपने 2023-24 में 10 लाख की 2B में नजर आ रही थी और 3B में 10 लाख की क्लेम कर दी, लेकिन आगे जाके उस साल के कुछ बिलों की ITC आपने अब जाके ली। ये पिक्चर भी तो बन सकती है। हाँ जी, बिल्कुल बन सकती है। ऐसे केस में आपका 8A में कितना आएगा? 10 लाख। 8B में कितना आएगा बताओ? इसमें भी 10 लाख आएगा। और 8C में आपको कितना रिपोर्ट करना है? 2 लाख रिपोर्ट करना है। और 8D में आने दो, माइनस में आता है तो माइनस में 2 लाख आएगा, आने दो। और टेबल 13 में भी बता दो 2 लाख। तो सर GST डिपार्टमेंट हमसे पूछेगा नहीं, आप अपने डेटा तैयार रखो, जवाब तैयार रखो कि क्यों डिफरेंस आया। वो ITC न तो उस वक्त मतलब सप्लायर ने समय पे अगर अपने रिटर्न्स नहीं भरे तो वो बिल आपका उस वक्त नजर ही नहीं आया 2B में। आपने 3B में भी क्लेम नहीं किया, वो बिल बाद में चढ़ा, तो आएगा ही आएगा डिफरेंस। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। ये 3 पिक्चर बन सकती है। कौन कौन सी? अच्छा एक चीज और बताओ, ये 3 पिक्चर के साथ थोड़ी पिक्चर में आगे की भी बता देता हूं आपको। हालांकि आगे हर साल ये चीजें बदलती रहती है, इसलिए हम अगर 24-25 का जब रिटर्न भरने जाएंगे दिसंबर 2025 से पहले, तब की पिक्चर बता देता हूं। जैसे इस साल आपने ये डेटा रिपोर्ट किया, अब अगले साल यानी 24-25 में याद रखिएगा, अब आपने इस साल, अब देखिए इस साल आपके ये 2 लाख आपने यहां क्लेम किया, तो ये 2B में और 3B में दोनों में नजर ज्यादा आ गया। तो अगले साल मान लो आपका सपोज 12 लाख, ये 2 लाख उसमें शामिल था, GSTR 2B में नजर आ रहा है 12 लाख ही आपने क्लेम किया 3B में, समझ रहे। लेकिन इस 12 में से 2 लाख पिछले साल से संबंधित। तो अगले साल की पिक्चर में क्या जाना है बताइए। 8A में क्या आएगा? पूरे 12 लाख आएंगे। 8B में क्या आएगा? अब समझना, 8B में क्या आएगा अगले साल, मतलब 24-25 में। अब देखिए GSTR 2B में नजर आया, फट से 3B में क्लेम कर दिया आपने, ठीक है। किस में क्लेम कर दिया? 3B में क्लेम कर दिया, जबकि 2 लाख की पिछले साल से संबंधित ITC जो 3B में क्लेम की। तो हो सकता है यहां पर भी आपका 12 लाख ही आए। 8C में क्या करोगे? 8C, अब आप समझिए 8C में क्या करोगे? हाँ, नेगेटिव डलेगा नहीं, समझ रहे। ये जो 2 लाख, अब आप समझिए GSTR 3B में आप ज्यादा क्लेम किया तो 3, देखिए जो 2B में नजर आएगा वही 3B में क्लेम करेंगे, लेकिन 2 लाख पिछले साल से संबंधित थे, प्रीवियस ईयर से संबंधित थे। 3B आपको ये थोड़ी बताएगा कि प्रीवियस ईयर का डेटा है। 3B में जब आप क्लेम करने जाओगे, 2B में आपका वो डेटा 2B स्टैटिक है, तो 2B में वो डेटा अब आया नजर, तो अब आप क्लेम कर लोगे 3B में भी। तो 2B भी ज्यादा और 3B भी ज्यादा, समझ रहे हो। अब आप ये समझिए, आपका ये जो डेटा है, ठीक है, आपको यहां पर आप जो रिपोर्ट कर रहे हो ये डेटा, ठीक है, ये यहां पर 8C में आपको कुछ भी नहीं डालना है। वहां पर आपने प्लस डाला, इसका मतलब आप यहां पर माइनस डालेंगे, तो यहां पर आंसर आपका वापस माइनस में आएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं डालना आपको,
ध्यान देना, ये डिफरेंस यहाँ पर आपको नहीं बताना है, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है। हालांकि ये अब देखिए, अब ये सिस्टम में समय समय पे क्या होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। अभी पिछले साल तक 2B नहीं था, तो इस साल 2B को देखकर आपको रिकंसाइल करना डेटा। अगले साल IMS में से जो एक्सेप्ट करोगे वही एंट्री आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। तो ये सब चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसलिए अभी इस पे बात करना, अभी अगले साल क्या होगा उस पर बात करना पहले से बिल्कुल सही नहीं रहेगा। बस मेरे को इस साल ध्यान रखना है कि मेरे को इस साल क्या करना है, इस साल मेरे को क्या करना है। इस साल हमें ये पिक्चर रखनी है कि माइनस में 8D आता है, तो आप आने दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब आज की इस क्लास का अल्टीमेट क्रक्स बताता हूं कि सर अब ये इसको कैसे रिपोर्ट करें। तो देखिए, यहां पर अगर मैं रिपोर्टिंग ऑप्शंस की बात करूं तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन खुलते हैं। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, कि आप 8C में डेटा डालें ही मत, और 13 में भी नहीं डाले, यानी आपको इग्नोर कर दीजिए। आप किसको किसको, 8C को और टेबल नंबर 13 को, दोनों में आप डेटा मत डालिए। चलिए, टेबल नंबर 13 में नहीं डालोगे चलेगा क्योंकि वो ऑप्शनल है। 8D में नहीं डालोगे तो इस केस में आपको नोटिस आ सकता है, डिपार्टमेंट आपसे वेरिएशन जो है, ये जो वेरिएशन का रीजन पूछ सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको फिर जवाब देना पड़ सकता है। ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, दूसरा ऑप्शन, एट सी को इग्नोर करिए। देखिए आप, या देखिए एक ऑप्शन तो है कि दोनों को इग्नोर करिए, ठीक है, इग्नोर 8C और टेबल 13। दूसरा ऑप्शन होता है इग्नोर ओनली 8C, डिफरेंस नहीं आएगा, और टेबल 13 में रिपोर्ट कर दीजिए, टेबल 13 में जाके दिखा दीजिए। यह है ऑप्शन नंबर 2। ये ऑप्शन 8C और टेबल मिसमैच होगी इस केस में, एक में तो बता रहे हो और एक में नहीं बता रहे हो, तो डिपार्टमेंट यहां पर भी आपसे इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है कि भाई उधर रिपोर्ट किया और इधर क्यों नहीं रिपोर्ट किया। इसलिए ज्यादा बढ़िया है मेरे लिहाज से ऑप्शन 3, कि आप दोनों जगह रिपोर्ट करिए। कहां कहां, 8C में भी रिपोर्ट करिए और टेबल 13 में भी इसको रिपोर्ट करिए, याद रखिएगा। और 8C में रिपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली 8D में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, आने दो, ठीक है, उसको आने दो, क्योंकि अगर जवाब मांगा भी जाएगा तो हमारे पास जवाब है कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्या जवाब है, टू बी स्टैटिक रिटर्न है। 2B में वही डेटा आया जो सप्लायर ने अपने रिटर्न समय पे भरे। सप्लायर ने समय पे नहीं भरा, सप्लायर ने बाद में जाके, अच्छा आपने भी तो नियम बना रखे ना, GST डिपार्टमेंट ने तो नियम बना रखे कि आप अपने डेटा को नवंबर, अगले फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक क्या कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो। तो वो ITC जो मैंने उस ईयर में लेनी थी और नहीं ली, और उसके अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लेने जा रहा हूं, तो उस वजह से डिफरेंस आ रहा है। मैं कहां गलत भर रहा हूं साहब, आपका जो आपने जो ये फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में ही ये टेक्निकली एक लंच है बेसिकली। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको दोनों जगह रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हो। नहीं बताना गलती है, बताना गलती हरगिज नहीं है। और अगर वो नोटिस भेजेंगे भी, वो आपसे पूछेंगे भी, तो आपके पास जवाब है ना कि ये जो एक्स्ट्रा जो आपका 8C के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस का रीजन है आपके पास। ये वो इनवॉइसेज है तो 23-24 से बिलोंग करते थे, और 23-24 में आप इनपुट नहीं ले पाए, ना वो आपके GSTR 2B का हिस्सा बन पाए, ना वो आपके GSTR 3B का हिस्सा बन पाए। अब जाके वो आपने उनको क्लेम किया है, तो आपने वो क्लेम किया उसी वजह से, तो 8C का डिफरेंस है जो 8C में दिखाया है, और आपने 8C में दिखाया, रिपोर्ट किया उसको, इसीलिए तो 8D में डिफरेंस आएगा। सो दिस इज द अल्टीमेट क्रक्स, कि आपको माइनस में फिगर आ रहा है उसका नहीं सोचना है, आपको यह सोचना है कि आपको सही रिपोर्टिंग करनी है। ध्यान देना, समझ रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग हरगिज नहीं करनी है। ऑलराइट, अब बात करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रेस्ट ऑफ द टेबल पे भी हम लोग यहां पर बात करते हैं।
तो मैं एक बार वंस अगेन लॉग इन करता हूँ, क्योंकि टेबल नंबर 8 पर सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है अभी टेबल 8 का, वो मुद्दा आपके सामने अभी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन अभी मैं आपको टेबल 8 की जो बाकी की जो टेबल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन पे भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं यहाँ पर। सो सर्विसेज रिटर्न एंड सी, सो 23-24 फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न फाइलिंग का टाइमिंग है आपके पास। अभी प्रिपेयर करते हैं हम इसको ऑनलाइन, और इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित इंफॉर्मेशन टेबल नंबर 8 में डाली जाती है। चर्चाएं जो चल रही थी वो ए बी सी डी के ऊपर चल रही थी। डी में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ए में जो आपकी इनपुट 2B के अनुसार दिख रही है, 3B में आपने कितनी क्लेम की और जो नहीं क्लेम कर पाए और आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया वो डालोगे, तो यहां पर आपको डिफरेंस खड़ा होगा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल नंबर 8E के ऊपर, आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड। ऐसी आईटीसी दिखानी है आपको यहां पर जो आपको अवेलेबल थी, 2B में नजर आ रही थी, फिर भी आपने 3B में क्लेम नहीं की किसी भी वजह से, तो आपको वो फिगर यहां डालना है। टेबल नंबर 8F में आपको ऐसी आईटीसी बतानी है जो अवेलेबल तो थी, 2B में भी नजर आ रही थी, लेकिन इनएलिजिबल थी, लेकिन आगे जाके क्या हो गई, इनएलिजिबल हो गई। ठीक है, अब किसी भी कारण से इनएलिजिबल हो गई, मैंने व्यक्तिगत उपयोग हेतु निकाल लिया गुड्स, तो अब मैं उसकी इनएलिजिबिलिटी दिखाऊंगा, तो इनएलिजिबल आईटीसी आपको यहां दिखानी है। और टेबल नंबर जी के अंदर याद रखिएगा, जो मैंने आईजीएसटी चुकाया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर, देखिए हम सबको पता है कि रिवर्स चार्ज में इंपोर्ट पे क्या देना पड़ता है, आपको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ता है। तो आपने कितना आईजीएसटी का पेमेंट किया इंपोर्ट पर, वो आप यहां दिखाइए। ठीक है, और आप ये सब 3B से आप डेटा यहां पर ये सारे डाल सकते हो। ठीक है, और फिर यहां पर ये दिखा रहा है कि आईजीएसटी क्रेडिट आपने कितनी ली इंपोर्ट पर, ये आपका टेबल नंबर 6E से आ जाएगा फिगर यहां पर। तो याद रखिएगा, मान लो मैंने यहां बताया कि इंपोर्ट में मेरी मान लो आईजीएसटी की 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी बन रही थी, और यहां मेरे को फिगर आ रहा है सिर्फ 9 लाख का। कितना, 9 लाख का, यानी क्रेडिट मैंने 9 लाख की ली, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1 लाख यहां है, कि इसका मतलब आपने 1 लाख की क्रेडिट नहीं ली, तो ये टेबल नंबर आई में आ जाएगा, 8I में, डिफरेंस दोनों के बीच का। और टेबल नंबर जे में आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आपका वो 1 लाख यहां पर दिखाना है कि मैंने आईटीसी तो अवेलेबल थी लेकिन मैंने नहीं ली उसको इंपोर्ट पर। ठीक है, और टेबल नंबर के अंदर याद रखिएगा ई यानी आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, एफ यानी आईटीसी अवेलेबल बट इनएलिजिबल, और जे मतलब आईटीसी अवेलेबल थी इंपोर्ट पर लेकिन आपने अवेल नहीं की। ये तीनों जुड़ जाएगी, यानी यहां ग्रैंड टोटल आ जाएगी कि कितनी आईटीसी आपकी लैप्स होगी करंट ईयर में, जो आपको लेनी चाहिए थी या आपने ली थी, या लेना चाहिए था आपने नहीं लिया, या लिया तो भी इनएलिजिबल हो गया। ऑलराइट, सॉरी लिया तो फिर वो तो रिवर्स हो जाता है, इनएलिजिबल में नहीं आएगा, इनएलिजिबल मतलब एलिजिबल इन। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट भी बोल सकते हो आप इसको। ये सारी आपको यहां पर फिगर आ जाएगी। ये आपको टेबल नंबर 8 हो गई, एनुअल रिटर्न जीएसटी 9 की। 8 का संबंध बेसिकली मोटे मोटे तौर पर हमने देखा कि 8 के अंदर 2B से निकल कर आता है डेटा, यानी 2B और 3B का एक तरह का रिकंसाइल है। 3B में जो इनपुट क्लेम किया और 2B में जो इनपुट अवेलेबल था, दोनों के बीच का रिकंसाइल है, और उसमें कोई डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपको सी पॉइंट में डालने का है। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए। रेगुलर बेसिस पे हम लोग ये वीडियो सीरीज आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा के देख लिया। आपको अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 2 देखना है, पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 3 देखना, तभी जाके आप एनुअल रिटर्न को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे मैं बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। मे भी कहीं मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, हम टीचर है इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम भगवान है, हमें सब कुछ आता है। हम लोग भी कई बार खुद को अपडेट या अपग्रेड करते रहते हैं, हमसे भी कई बार गलती हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम उसको वापस रिवाइज करते हुए वापस से वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सो
बने रहिए कॉमर्स सबके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।